हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे आप सभी लोग। आज ये क्लास जो आप लोग देखने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जो बच्चे 12th क्लास का एग्ज़ाम इस बार दे रहे हैं। बच्चों, आप लोगों को पता है कि मैं ये जो सेशंस लेके आता हूँ ये हमारा पूरे के पूरे जितनी भी क्लासेस अभी तक हुई हैं वो 8 सब्जेक्ट बेस्ड होती है ना। तो इसीलिए आज मैं 12th क्लास की NCERT की हिस्ट्री का एक चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है ईंट, मनके और अस्थियां। बेटा ये चैप्टर अपने आप में ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि आप सबको पता है कि NCERT कुछ ऐसे रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछती है ना कि हर कोई बच्चा ये चीज़ कंफ्यूज हो जाता है कि हमने पढ़ा तो है लेकिन ये पूछ कहाँ से रहा है। ठीक है बेटा, तो आप लोगों की उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं एक ऐसी सीरीज के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ ये क्लासेस कि अब मैं आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशंस के द्वारा ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, यानी कि उन्हीं बिंदुओं को ज़्यादा महत्वपूर्णता दूंगा जिन बिंदुओं की सबसे ज़्यादा संभावना होती है आने की। ठीक है, चलिए। और हाँ, आप लोग से मेरा एक प्रॉमिस है कि अब जो क्लासेस होंगी कंटिन्यू होंगी। ठीक है, कोई बीच में ब्रेक नहीं होगा, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। ओके, चलिए आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 1। और इसी के अध्याय में मैं कई सारे ग्राफ्स और कई सारी ऐसी क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा आपको कि आपको कई सारे ग्राफ्स और डायग्राम्स से भी जानकारियां मिलेंगी। क्योंकि मैंने इस बार देखा है कि जितने भी NCERT के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बच्चों की नॉलेज बेस्ड पूछे गए हैं। कहीं से भी ऐसा नहीं बोला गया है कि जो बच्चों ने लर्न किया है या फिर जो बच्चों ने नोट्स बनाए हैं उसमें से हूबहू पूछ रहा है। नहीं, इस बार जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं चाहे वो 10th में है, चाहे वो 9th में है, चाहे वो 11th में है, ठीक है, या 12th के भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो बच्चों ने पढ़े बट उनकी नॉलेज पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आप सबको पता है कि चैप्टर 1 है ईंट, मनके और अस्थियां। ये पूरा का पूरा चैप्टर ना हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से रेलिवेंट है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ नोट्स कराऊंगा। तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यहाँ लिखी हुई सारी चीज़ें ना आप कोशिश करिए वीडियो को रोक कर या बीच में जब वीडियो फिनिश हो जाए तो आप ना इन बिंदुओं को लिख लीजिएगा। क्योंकि मैं आने वाले जो इसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं के बेस पे पूछूंगा। और एक बार इन बिंदुओं से अगर आपने अच्छे से नोट्स बना लिए तो मैं श्योर हूँ कि आपके नंबर तो अच्छे आएंगे ही आएंगे, साथ के साथ आपको एक नॉलेज गेन हो जाएगी जिसके बिहार पे आप अपने क्वेश्चंस को टैकल कर सकें। ठीक है, देखो महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए अगर आप लिखेंगे तो क्या है, आपको जैसा कि पता है कि पहले ऐसा माना जाता था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से है। ऐसा बोला गया है कि पहले अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले ना उसमें मेसोपोटामिया सभ्यता बताया गया है। मेसोपोटामिया वही सभ्यता है बेटा जो अपने भारत का, यदि आप डायग्राम देखेंगे तो अपने भारत देश से कई देश पीछे, यानी कि यदि आप पश्चिमी देशों में देखेंगे तो मेसोपोटामिया आपको देश मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता, ठीक है, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से है। जब आप NCERT की बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें मेसोपोटामिया के बारे में बताया जाएगा। और पहले यही माना जाता था कि भैया ये जो सभ्यताएं हैं ये पुरानी सभ्यता है, लेकिन इंडिया भैया इंडिया ही है। अब सुनो, लेकिन 1920 के दशक में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। 1920 में, उस समय भारत पे अंग्रेजों का शासन था, उस समय खोज हुई हड़प्पा सभ्यता की। उसके बाद ये ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता जैसी कोई सभ्यता अस्तित्व में थी। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तब ये चीज़ क्लियर हो गया कि भैया हड़प्पा सभ्यता जैसी भी कोई सभ्यता विश्व में है। कब? 1920 में। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ ये बोला गया है कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखना, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया हड़प्पा सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। तो आप लोग ना इसको याद रखिए प्लीज़। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इसको याद रखिए। अब मैं अगर आप लोगों को एक बार बताऊं कि हड़प्पा सभ्यता जो है हमारे भारत में किन जगहों पे सबसे पहले देखी गई है, तो वहां आप पहले इस डायग्राम पे नजर डालिए। यदि आप भारत का मैप देखेंगे तो आपको पता है कि हमारे भारत में, भारत का ये वाला हिस्सा हो गया क्या पूर्व, ये वाला हिस्सा क्या हो गया हमारा पश्चिम, ये ऊपर उत्तर और नीचे ये दक्षिण। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में
ठीक है। ये जो ऊपर से सिंधु घाटी, ये जो सिंधु नदी है ना, इस सिंधु नदी के आसपास की ये जो खोजें हुई हैं, इन्हें सबसे पहले स्थानों में चिन्हित किया गया कि ये सभ्यता हड़प्पा की पहली सभ्यताओं में से एक थी। सिंधु घाटी के किनारे, फिलहाल अभी तो ये जो जगह हैं ये अभी पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय सब भारत के ही अंदर था। तो सिंधु नदी के किनारे है एक हड़प्पा, ठीक है। फिर उसके नीचे अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ है मोहनजोदाड़ो। फिर गुजरात क्षेत्र में आपको मिलेगा चन्हुदड़ो, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा लोथल। ये वे जगह हैं जहाँ हड़प्पा सभ्यता के होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि हड़प्पा सभ्यता जैसी यहाँ जगहें थी, यहाँ भी नगर थे, यहाँ लोग रहते थे, ये सारी चीज़ें। फिर अगर मैं बात करूँ इधर ऊपर दिल्ली के आसपास हरियाणा में देखी जाती है आपकी राखी गढ़ी, ठीक है बच्चों। तो कई बार आपसे ये चीज़ पूछा जाता है कि दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में निम्न में से कौन सी सभ्यता प्राप्त हुई। तो आपको पता होना चाहिए इनके नाम, इसलिए आपको एक ओवरऑल में पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ आपका, ताकि आपको क्या हो जाए, एक समझ आ जाए कि हाँ ये सभ्यता यहाँ थी। अब बात करते हैं कि कैसे हुई हड़प्पा सभ्यता की खोज। बच्चों मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि प्लीज मेरे द्वारा दी गई जानकारी पे विशेष ध्यान दीजिए। क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई वर्णन करिए, हड़प्पा सभ्यता क्या है टिप्पणी दीजिए। तो देखो ध्यान से सुनना आप सभी लोग, लगभग 160 साल पहले, अब से 160 ईयर एगो, पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। 160 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, जिसके कुछ स्थानों पर खुदाई का कार्य चल रहा था। रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई का कार्य किया जा रहा था। उत्खनन कार्य के दौरान, यानी कि खुदाई के दौरान, उत्खनन कार्य के दौरान कुछ इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। मतलब जिस समय मिला उन्हें उस समय उसका नाम नहीं पता था, लेकिन उन्हें अचानक से एक स्थल मिला जहाँ पर कई सारे घरों के स्ट्रक्चर्स, हूबहू जैसे दीवारें, ठीक है, कई प्रकार के मंडप, ये चीज़ें उन्हें मिली। यह स्थान आधुनिक समय में पाकिस्तान में है। जो स्थान उन्हें हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त हुआ सबसे पहले, वो स्थान अभी फिलहाल में तो पाकिस्तान में, लेकिन उस बार भी मैंने बताया था कि उस समय सारी चीज़ें कहाँ थी, सारा का सारा हिंदुस्तान के अंतर्गत ही आता था। अब देखो उन कर्मचारियों ने इसे खंडर समझ लिया और यह यहाँ की हजारों ईंटें उखाड़ कर रेलवे लाइन बिछा दी। देखो उन्हें ये नहीं पता था अभी तक कि ये जो ईंटें वो उठा के लेके आ रहे हैं ये एक्चुअल में हैं कहाँ की, लेकिन जब लाए ना तो फिर उन्हें होश आ गया कि भैया भारत भी किसी से कम है नहीं। तो देखो यहाँ की हजारों ईंटें उखाड़ कर यहाँ ले गए, यहाँ से ले गए। इन ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में किया गया, लेकिन वह ये नहीं समझ पाए कि यह कोई सभ्यता थी। बच्चों ये एक प्रकार की खोज हो रही है, ठीक है, जिसमें कहने को तो मैं इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ वेरिएशंस टॉपिक्स बता सकता था, एस्पेक्ट बता सकता था, फैक्ट बता सकता था, लेकिन आपको अगर पेपर में लिखना होगा तो आपको इतने ही पॉइंट्स लिखने होंगे कि 160 साल पहले पंजाब में पहली बार जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उसके कुछ स्थानों पे खुदाई चली। खुदाई के दौरान कुछ पुरा स्थल मिले, मतलब पुराने स्थल मिले। उस समय ये जो स्थल हैं इस समय पाकिस्तान में है। इंजीनियरों ने को नहीं पता था कि ये कोई सभ्यता भी हो सकती है, तो उन्होंने उस ईंटों को उखाड़कर रेलवे लाइन में लगा दिया, ठीक है, क्योंकि उस समय तक उन्हें ये नहीं पता था कि हड़प्पा सभ्यता जैसी भी कोई सभ्यता भारत में हो सकती है। अब इसके आगे के बिंदु पे आप ध्यान दीजिए। अब उसके आगे की कहानी ये है कि जॉन मार्शल, बेटा ये क्वेश्चंस ना एकदम से आपको विकल्प वाले यानी कि ऑप्शंस क्वेश्चंस में पूछेगा। अब सुनो, जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी ने क्रमशः काम किया। यानी कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी, ये दो ऐसे पुरातात्विक विभाग के विशेषज्ञ थे जिन्होंने खोज पे अपना विशेष ध्यान दिया। हड़प्पा सभ्यता तथा मोहनजोदाड़ो की खुदाई की इन दो लोगों ने। अब कई बार आप लोगों से जो क्वेश्चंस पूछने की जो डिमांड होती है एग्जामिनर्स की, वो क्या होता है, वो एक टाइम पीरियड्स देके एक विशेष व्यक्ति का नाम पूछेगा। तो इसीलिए मैंने आपकी समझ को इजी करने के लिए लिखा है। देखो, जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की कब? 1921 यानी कि 1921 में।
और रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज करी कब? 1922 में। बेटा ये बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं जिनसे पूछ लिया जाता है कि 1921 में खोज की गई किन निम्न में से किन के द्वारा। ठीक है, तो 21 में अगर पूछा है तो आपने अगर याद किया हुआ है तो दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज की और रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की 1922 में। इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, शॉर्टकट तरीका है, इसलिए मैंने कुछ डायरेक्टली नाम और बिंदुओं को दर्शा दिया। 1921 यानी कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की। ठीक है, और हड़प्पा की मोहरें खोज ली। आप अभी आगे इसमें एक मोहरें देखेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार की मोहरें होती हैं। तो 1921 यानी कि 1921 में जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खोज मतलब खुदाई करवा रहे थे तो उन्हें एक प्रकार की मोहर मिली जिन्हें हड़प्पा की मोहरें कहा जाता है। 1922 में भी रखालदास बनर्जी ने जब मोहनजोदाड़ो की खोज कर रहे थे, आपको जो मैंने मैप दिखाया था उसमें नीचे की तरफ, ठीक है, देखेंगे आप लोग। ठीक है, तो 1922 में भी रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की नामक स्थल पर कार्य किया और उन्हें भी वैसी ही मोहरें मिली जैसी हड़प्पा में थी। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। देखो बेटा 1921 में खोज हुई, जब खुदाई की गई तो वहाँ पर एक प्रकार की मोहर मिली, वही सेम मोहरें मोहनजोदाड़ो में खुदाई के समय प्राप्त हुई। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना इसमें। अब देखो इसके बाद यह अनुमान लगाया गया कि दोनों ही क्षेत्र एक ही हैं। इसके बाद ये चीज़ तय कर ली गई कि भैया मानो ना मानो हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, ये दोनों ही क्षेत्र क्या हैं? एक ही हैं। ठीक है, इसके बाद सन 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल, जो उस समय 1924 में पुरातात्विक विशेषज्ञ थे, उसके डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल, इनका नाम याद रखना बेटा, ये ना कई बार पूछ लेता है एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन या एक नंबर में कि किसने कौन उस समय के विशेषज्ञ थे या कौन पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर थे, ठीक है, ने विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। तो आपको इस पॉइंट में याद रखना है कि भैया जब 1920, 21 और 22 में खुदाई हुई और वहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए तो उस समय 1924 में जो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल थे जिनका नाम सर जॉन मार्शल था, उन्होंने पूरे विश्व के सामने एक नई प्रकार की सभ्यता भारत में भी है इस प्रकार की क्या कर दी? खोज कर दी। ठीक है, अब देखिए यहां तक खोज हो गया। अब कैसे पड़ा इस जगह का नाम हड़प्पा सभ्यता, ये भी आपको ध्यान देना होगा कि आखिर इस जगह का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण यदि आप देखेंगे तो देखिए, इस सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। पहली बात, इस पॉइंट को आप याद रखना कि इस सभ्यता की खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी? हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। ठीक है, तो कई बार आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता आखिर इसका नाम कैसे पड़ा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा। अब देखिए आगे क्या बोला गया कि हड़प्पा नामक स्थान पे खुदाई हुई इसलिए हड़प्पा सभ्यता पड़ गया, लेकिन आज के समय में ये स्थान कहाँ है? पाकिस्तान में। तो मेरे बच्चों आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में बहुत ज़्यादा रखना है बेटा, क्योंकि ना ये क्वेश्चंस ऐसे ही पूछेगा बीच बीच में से। तो आप लोगों को प्लीज़, क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं तो क्यों ना स्मार्ट स्टडी करें। तो स्मार्ट स्टडी का मतलब यही होता है कि उन पॉइंट्सों को आप पढ़ो जो सबसे ज़्यादा बेटा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे के पॉइंट में कि क्या होता है। अब देखिए आगे बोला गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, यह सभ्यता सिंधु घाटी के किनारे बसी एक सभ्यता थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। राइट, ये मैंने आपको बताया था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के निर्वाह के तरीके। बच्चों अब हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, अपना जीवन कैसे चलाते थे, ये जानना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इनके निर्वाह करने के जो तरीके थे वो थे क्या, तो आप देखेंगे कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिकार। बच्चों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि भी करते थे, व्यापार भी करते थे, पशुपालन भी करते थे और शिकार भी करते थे। अब आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के स्थानों में रहने वाले लोग कृषि करते थे। किस किस की खेती करते थे? देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बेटा समझना, पेपरों में ना ऐसे पूछा जाएगा
हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी खेती करते थे? ठीक है, ऑप्शन दे देगा। तो देखो ये पॉइंट याद रखना, हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूं की खेती करते थे, जौ वो जानते थे कैसे उगाना है, दाल की खेती करते थे, सफ़ेद चना की खेती करते थे, तिल उगाते थे, बाजरे की खेती करते थे, चावल की खेती करते थे, और इसी प्रकार से कई ऐसे फसलें हैं जिनकी खेती उनको पता थी कैसे की जाती है और जिनसे वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो इन पॉइंटों को थोड़ा सा याद रखना बेटा, ये थोड़ा सा ना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब कृषि हो गया, अब आ जाइए इस वाले पॉइंट पर। अब देखो हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन में भी अच्छी खासी जानकारी रखते थे। हड़प्पा स्थलों से जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। जितने भी हड़प्पा स्थलों की अभी तक खोज हुई है, उन हड़प्पा स्थलों पे ये देखा गया है जानवरों की हड्डियां स्पेशली मिली हैं। इनसे पता चलता है कि यह लोग जानवरों को पाला करते थे। ऑब्वियसली यही सी बात है कि भैया यदि जानवरों की हड्डियां मिली हैं तो ऐसे जानवरों को वो पालते ही होंगे, तो पाला भी है। अब देखो मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, ये बेटा याद रखना, कई बार ऐसे ही पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किन पशुओं को पाला करते थे। तो स्पेशलिस्ट चीज़ें जो आपको देखनी है, भेड़ को पालते थे वो लोग, बकरी को पालते थे, भैंस को पालते थे और सुअर को पालते थे। यहाँ मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। अब हड़प्पा सभ्यता में मछलियों की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं और पक्षियों की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा निवासी जानवरों का मांस खाते थे, मतलब मछली और पक्षियों का मांस वो लोग खाया करते थे अपने समय में। अब अगर बात करें, हमारी बात हो गई कृषि वो कैसे करते थे, पशुपालन कैसे करते थे। अब आ जाते हैं हम कृषि प्रौद्योगिकी कि कृषि जब वो करते थे तो किन प्रौद्योगिकी यानी कि किन टेक्निक्स का यूज करते थे। ठीक है बेटा, अब देखो वो हल का प्रयोग करना जानते थे, उन्हें जुताई पता था कि कैसे की जाती है, उन्हें बीज का अच्छा खासा ज्ञान था, कृषि औजार भी उनके पास हुआ करते थे जिससे वो अपने खेतों को क्या कर सकें, संचालित कर सकें, और सिंचाई भी उन लोगों को पता थी कि सिंचाई किस प्रकार की जाती है। अब देखो हड़प्पा मोहर में वृक्ष, अगर आप हड़प्पा मोहर को देखेंगे, ठीक है मैं आपको दिखाऊंगा आगे, हड़प्पा मोहर को यदि आप देखेंगे ध्यान से तो हड़प्पा मोहर में वृक्ष यानी कि बैल की जानकारी मिलती है। हड़प्पा मोहर पे एक प्रकार का बैल बना हुआ है जिससे पता चलता है कि बैल हुआ करते थे उस समय। इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि हड़प्पा निवासी खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। तो उस मोहर पे बैल के साक्ष्य का प्राप्त होना, बैल के प्रतिबिंब का प्राप्त होना, ये दर्शाता है कि हड़प्पा निवासी खेती करने के लिए बैलों का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, तो अभी तक आपको इतना समझ आया कि हमने हड़प्पा की खोज कैसे की, हमें किस प्रकार से वहाँ पर कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं। तो मेरे बच्चों आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते समय जिन बिंदुओं पे मैंने स्पेशली इंपॉर्टेंट टिक लगाया है या मैंने स्पेशली अंडरलाइन किए हैं उनको आप ध्यान रखें। ठीक है, और बस आप अच्छे से पढ़िए, बाकी की अगले पार्ट में मैं इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपको मेरे द्वारा ये जानकारी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब करो। आप व्यूज़ तो कर लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें जिससे कि मैं और मेरी टीम और अच्छे से काम करें और आपके एग्ज़ाम को आसान बनाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।